students, now let us start with atomic physics. So in this, first of all, we will discuss a bit about Thomson's atomic model. Although इससे कोई ज़्यादा खास कुछ questions नहीं आते हैं, but just to understand that what did Thomson say, right? Thomson's atomic model. So in 1897, बहुत right, almost 123 years हो गए. In 1897, the English physicist Joseph J. Thomson, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज टू मास रेशियो है, ये उन्होंने फाइंड आउट किया था. दिस इज ही जस्ट फाउंड आउट दिस. और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि एटम का एक मॉडल सजेस्ट किया, ठीक है. तो इसको थॉमसन्स पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं. तो उन्होंने इस तरह से सजेस्ट किया कि he suggested a model that describes the atom as a region in which positive charges spread out in space with electrons embedded throughout the region. तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट स्प्रेड है और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से एम्बेडेड है. पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. इस तरह से उन्होंने ये थॉमसन्स पुडिंग मॉडल बताया, ठीक है, जो कि हमें समझ में आता है अभी कि ये तो 100% गलत है, ठीक है. हाँ, तो उन्होंने इस तरह से बोला कि जो एटम है वो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यानी जो न्यूक्लियस है. और ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड था क्योंकि ओवरऑल कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल है. तो न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. तो उन्होंने बस कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है. लेकिन हमें पता है कि ये जो है दिस इज नॉट द करेक्ट मॉडल, राइट. इसलिए इसको एक पुडिंग मॉडल वाटरमेलन की तरह बता दिया, ठीक है. जैसे वाटरमेलन में सब जगह स्प्रेड होता है और अंदर सीड्स होते हैं, वैसे कह दिया कि एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड. बट हमें समझ में आया बाद में कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तो इसके बाद जो है जब 1911 में जब ये मॉडल जो है एक्सेप्टेड नहीं, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, तब उसके बाद एक न्यूजीलैंड के फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड. तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो व्हाट डिड ही डू, तो रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर्स, ठीक है, उनका जो पूरा टीम था, दे डायरेक्टेड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट अ थिन मेटल फॉयल मेड ऑफ गोल्ड. तो एक थिन मेटल फॉयल लिया उन्होंने, इस तरह का मेटल फॉयल जो कि गोल्ड का बना था, और इस पे उन लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, ठीक है. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस पे बम्बार्ड किए गए. और फिर ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस, दे मेड सम ऑब्जर्वेशंस. तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल बेसिकली He2 हीलियम पार्टिकल है, लेकिन इस पे चार्ज 2+ है. मतलब जो नॉर्मल हीलियम पार्टिकल होता है उसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. और जो ये नॉर्मल हीलियम एटम, और उसी हीलियम एटम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए, मतलब इसको आयनाइज कर दिया जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल, ऑलराइट. तो अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बेसिकली इस गोल्ड फॉयल पे क्या किया गया है, इस गोल्ड फॉयल पे यहाँ बम्बार्ड किया गया, ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिलता है? तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, राइट, जो कि अल्फा पार्टिकल्स वो दे डीके, जब वो रेडियो एक्टिव डीके होता है उनका, तो दे एमिट अल्फा रेडिएशंस. तो 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा. तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के रेडिएशंस को एमिट करते हैं. तो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू ये अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे थे वो इस गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया गया. उसके बाद राइट उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि. इट वाज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर देम. सो उन लोगों ने क्या देखा? उन लोगों ने देखा कि 99.9% जो है एटम वो एम्प्टी है, राइट. मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2000 अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए थे, तो 1990 से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो डायरेक्टली इसको पास हो गए, राइट, दिस इज पास्ड इट, ठीक है. और इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक दे ऑल्सो हैड अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन,
ठीक है, तो ये इस तरह की स्क्रीन यहाँ पे रखा था। ये स्क्रीन जो है ये ZnS यानी जिंक सल्फाइड का है। तो ये जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है ये क्या करता था, ये जब अल्फा पार्टिकल्स इस पे गिरते थे, जब अल्फा पार्टिकल्स इस पे बम्बार्ड होकर यहाँ से पास होकर जब इस पे दे यूज्ड टू फॉल ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, देन दे यूज्ड टू फ्लैश। ठीक है, वो एक तरह का लाइट वहाँ पे, एक तरह का स्पार्क वहाँ जनरेट होता। सो यहाँ पे इन लोगों ने देखा कि एटम जो है वो 99.9% जो एम्प्टी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स थे, वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ जाके इस तरह से डेविएट हो गए, राइट। और बहुत कम, एक या दो अल्फा पार्टिकल्स है वो यहाँ से वापस इस तरह से आ गए, ऐसा मतलब जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। तो उनको ये समझ में आया कि कहीं कहीं पे जो है यहाँ पे बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड एक सेंटर है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, जिसको उन लोगों ने न्यूक्लियस कहा। ठीक है, मतलब एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो बचा हुआ स्पेस है वो एम्प्टी है। तो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड, उस न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। और इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं है, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, और ये अल्फा पार्टिकल जो है वहीं से डेविएट हुआ, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। तो एक पॉजिटिव सेंटर अलग है जिसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक बहुत मतलब जो मेन पॉइंट है एटम का वो हमें समझ में आया। तो रदरफोर्ड concluded that the positive charge instead of being distributed right thinly and uniformly throughout the atom, मतलब ये गलत बोला उन्होंने, instead of this right it was concentrated in a small region called as nucleus. It was concentrated in a small region which is called the nucleus. तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, the conclusion that was given by Rutherford's model. And Rutherford's model of the atom जो ये हुआ, ये जो एटम का मॉडल आपने देखा कि बेसिकली एक न्यूक्लियस है, राइट, एक पॉजिटिवली सेंटर्ड न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड ऑर्बिट में घूमते हैं, राइट। इस तरह से उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो इसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नील बोहर ने इसमें जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके बाद जो उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया उसमें उन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ फॉल्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स बताए, और फिर आगे ये जो है और रिफाइंड होता गया। तो हम लोग बात करेंगे अब नील्स बोहर के मॉडल के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग नील बोहर के बारे में। तो नील बोहर ने बेसिकली रदरफोर्ड के मॉडल में दो डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट किए। मतलब उन्होंने बताया कि देयर वर टू डिफेक्ट्स बेसिकली, ठीक है, इन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पहला उन्होंने जो बताया वो था रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो लेट अस डिस्कस दैट। तो आप ये पॉइंट लिख लीजिए, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो क्या बताया उन्होंने बताया कि an electron moving in a circular orbit around a nucleus is accelerating, and according to electromagnetic theory it should therefore emit radiations continuously and thereby lose energy। तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है, इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है आपको, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। तो एक एक्सेलरेशन है, और जब कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होता है तो एक्सेलरेटेड चार्ज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ने वाले हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज एक्चुअली क्या करता है, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मस्ट एमिट, मतलब इट हैज़ नो चॉइस, इट हैज़ टू एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो इधर ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा, एमिट्स मतलब रेडिएट, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा,
it will emit radiations and thereby lose energy. So this electron will lose energy, and if it loses energy, then what will happen? Then it will, if this happened, the radius of the orbit would decrease. तो radius जो है इसका, जो भी radius है r, this radius will start to decrease. So radius will decrease, right? And what would happen if the radius would decrease? तो वो इस तरह से स्पाइरल होके, मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पाइरल होके जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो न्यूक्लियस में आ जाएगा. सो राइट, देन व्हाट वुड हैपन? द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट? मतलब तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से, राइट, उनका जो एटॉमिक मॉडल था उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. तो ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में कहीं भी मूव कर सकता है, और कंटिन्यूअसली वो ऑर्बिट चेंज कर सकता है. मतलब वो अभी इधर ऑर्बिट में है तो वो इस ऑर्बिट में जा सकता है, फिर वो इस ऑर्बिट में जा सकता है. इस तरह का उन्होंने कुछ बताया था, राइट, किन्होंने? रदरफोर्ड ने. तो बोहर ने बताया कि ये गलत है. ये गलत क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जो चार्ज यहाँ पे घूम रहा है, तो घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड है. एक्सेलरेटेड है तो इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इफ इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट विल लूज इट्स एनर्जी. इट विल लूज इट्स एनर्जी, द रेडियस विल स्टार्ट टू डिक्रीज एंड इट विल स्पाइरल. इट विल स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस. मतलब इस तरह से घूम के जो है न्यूक्लियस में आ जाएगा, राइट? लेकिन और क्या होगा? और ये एटम कोलैप्स हो जाएगा. बट द एटम्स डू नॉट कोलैप्स. सबसे मेन पॉइंट क्या है कि एटम्स जो है वो कोलैप्स नहीं होते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एटम वुड कोलैप्स, बट द एटम डज नॉट कोलैप्स. तो ये जो सारा कंसेप्ट था, राइट, कि तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट शुड हैपन? द एटम मस्ट कोलैप्स, बट द एटम्स डिड नॉट कोलैप्स. सबसे मेन बात क्या है कि बट द एटम्स डिड नॉट कोलैप्स. वो कोलैप्स नहीं हुए, राइट? सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि जो रदरफोर्ड्स मॉडल है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फेनोमेना. इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ठीक है, ऑल्दो वी नो नाउ कि इलेक्ट्रॉन्स दे मूव इन स्टेबल ऑर्बिट्स, बट इट डिड नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट स्टेबल ऑर्बिट्स. ठीक है, रदरफोर्ड did not say anything about the stable orbits, that electrons can move only in discrete energy levels. उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन could move anywhere, but अभी हमें पता है कि electrons they can move only in discrete energy levels which are stable orbits, right? अनस्टेबल ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वापस वो स्टेबल ऑर्बिट में आता है. तो ये अभी हम लोग जानते हैं. तो ये जो है यहाँ पे रदरफोर्ड इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. और दूसरा जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको, वो क्या था. तो नील बोहर ने जो दूसरा डिफेक्ट एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड्स मॉडल में, वो था रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. तो लेट अस डिस्कस दैट. तो ये सेकेंड पॉइंट ये लिख लीजिए आप, रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम. ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस. सो व्हाट डिड ही से, राइट? So in Rutherford's model, due to continuously changing radii of the circular orbits of electrons, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, राइट, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यूसली अपना ऑर्बिट चेंज, इस तरह से कंटिन्यूसली अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है, रेडियस चेंज कर सकता है. ऐसा ही एक्सप्लेन कि वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है एटम के अंदर, बस ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है. न्यूक्लियस अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है. तो उनके हिसाब से ये था कि जो रेडियस है, राइट, लेट अस just try to understand, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन could continuously change the radius. Electron could continuously चेंज द रेडियस. अब बताइए, अगर वो कंटिन्यूसली रेडियस चेंज करेगा तो क्या होगा, राइट? तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी चेंज होगा. सो देन व्हाट वुड हैपन? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution
मस्ट ऑल्सो चेंज, वो भी चेंज होना चाहिए. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन मस्ट ऑल्सो चेंज. करेक्ट. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन चेंज होगा तो फिर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, देन व्हाट वुड हैपन, देन द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रेडिएट, या इलेक्ट्रॉन मस्ट या विल रेडिएट electromagnetic waves of all frequencies, electromagnetic waves of all frequencies, all possible frequencies. लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट. ठीक है, मतलब जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन जब एक यहां से मानो यहां मूव कर गया तो वो एक अलग एक वेव रेडिएट करेगा. जब वो इधर से इधर मूव कर गया तो दूसरा वेव, इधर से इधर मूव किया तो तीसरा वेव. इस तरह से अलग अलग जो है सारे फ्रीक्वेंसीज, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के वेव्स वो रेडिएट करेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता है. ठीक है, मतलब इनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, इनके हिसाब से ये होना चाहिए था कि द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज वेव्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट. द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज वेव्स, जो भी यहाँ से एमिट होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो एक्चुअली एमिट होते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज वेव्स मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. बट ऐसा नहीं हुआ, दिस मस्ट बी कंटिन्यूअस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हुआ क्या, these आर लाइन स्पेक्ट्रम्स, बट these आर लाइन स्पेक्ट्रम, these आर नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम्स. तो सबसे पहली बात तो ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है. लाइन स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, डिस्क्रीट स्टेबल एनर्जी लेवल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं मिल सकता, वो सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में मिल सकता है. तो हमें एक स्पेसिफिक, हमें जो है एक स्पेसिफिक यहाँ पे वेवलेंथ मिलेंगे, एकदम स्पेसिफिक वेवलेंथ. कोई भी, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई भी वेवलेंथ मिल जाएगा या आपको सारे वेवलेंथ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो वो जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में एक डिस्क्रीट लाइंस ऑब्जर्व किए जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व किए जाते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, राइट, विच विल एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड टू दिस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. मतलब वहां से ये समझ में आता है कि जो एनर्जी लेवल्स है वो डिस्क्रीट है. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसके बीच में भी यहाँ पे स्टेबल रह सकता है, नहीं रह सकता. इलेक्ट्रॉन इसके बीच में स्टेबल नहीं रह सकता. इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही स्टेबल रह सकता है जहां पे वो नॉन रेडिएटिंग होगा. तो ये सब जो है, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थे. किसमें, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स जो है ये नील बोहर ने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड के मॉडल में. उसके बाद बोहर ने अपना एक और, इसके बाद उन्होंने खुद का एक मॉडल प्रपोज किया था, बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. तो हम लोग अब वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. सो इन 1913, राइट फ्रेंड्स, इन 1913 बोहर ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया. Right, he presented a model that led to equations for finding out the specific wavelength that the hydrogen atom radiates. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो वेवलेंथ रेडिएट करते हैं उसके कैलकुलेशंस के लिए इक्वेशंस तैयार हुए. तो बोहर ने जो पॉस्टुलेट, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं बोहर्स पॉस्टुलेट्स, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये इक्वेशन तैयार किए और क्या क्या एजम्पशंस किए उन्होंने. तो पहला उन्होंने ये कहा, राइट, ही सेड दैट ही एक्चुअली थ्योरी बिगिंस विद रदरफोर्ड्स पिक्चर ऑफ एन एटम. तो एटम एज अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी, पर हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. चलो, तो ही सजेस्टेड दैट the electrons, they basically move around the nucleus, right, and the necessary centripetal force to electrons is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron. तो nucleus और electron में जो electrostatic force of attraction है, क्योंकि nucleus positively charged है और electron negatively charged है, तो ये जो electrostatic force of attraction है, this is providing the centripetal force. ये था इनका first postulate. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक जनरल एटम कंसीडर कर ले, नॉट जस्ट एन हाइड्रोजन एटम, तो जो यहाँ पे चार्ज होगा वो होगा Z टाइम्स E. ठीक है, Z क्या है, तो Z इज द एटॉमिक नंबर. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन होगा तो Z1 हो जाएगा, हीलियम होगा तो Z2 हो जाएगा. ठीक है,
तो ये है एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई nth ऑर्बिट के बारे में, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट सम nth ऑर्बिट, तो हम लोग nth ऑर्बिट के लिए जो रेडियस है वो रेडियस हम लोग ले सकते हैं एज आर एन, और जो वेलोसिटी है उसको हम ले सकते हैं वी एन। तो ये जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगा, और जो चार्ज Q1 है यानी द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस उसको हम ZE ले लेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑब्वियसली E है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो हमने एक जनरल यहाँ पे नॉट जस्ट हाइड्रोजन एटम बट एक जनरल एटम हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो डेरिवेशन है वो एक साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, जो ये दो टॉपिक्स है वो हम एक साथ इसमें स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब उसमें Z प्रोटॉन, मतलब 2 या 3 4 प्रोटॉन, लेकिन उसमें जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वहाँ से आयनाइज कर देंगे और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो चाहे हाइड्रोजन एटम हो या हाइड्रोजन लाइक एटम हो, ये जो थ्योरी है इन दोनों के लिए वैलिड होगा, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज हम इसमें डाल देते हैं, तो ये के Q1 हो जाएगा ZE, Q2 हो जाएगा E। ठीक है, डिवाइड बाई आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। ठीक है, वी एन क्या है, वी एन इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, आर एन इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ से ये k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू आपको पता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। तो दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, यानी which actually came out from the first postulate given by Bohr's। ठीक है, दिस इज द बोर्ड्स फर्स्ट पॉस्टुलेट। इसमें से जो ये पहला इक्वेशन निकल के आया ये मैंने बता दिया आपको। तो ये किस तरह से आया, हमने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को वो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ही उसको वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकेगा। तो यहां से हम लोगों ने ये पहला इक्वेशन तैयार किया। ऑलराइट, ठीक है, और जो सेकेंड यहाँ पे उन्होंने बताया, सेकेंड पॉस्टुलेट वो ये था। तो स्टूडेंट्स, दूसरा पॉस्टुलेट उन्होंने बताया वो ये था कि जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, पॉसिबल स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, राइट, जिसका रेडियस R1 R2 R3 इस तरह से, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल स्टेबल यहाँ पे क्या पॉसिबल है, रेडियस पॉसिबल है या ऑर्बिट्स पॉसिबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर यहाँ पे कुछ एटॉमिक कोलिजन हो जाए या कोई इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे दे, तो इसको हम एक्साइट कर सकते हैं हायर एनर्जी लेवल में। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोअर एनर्जी लेवल से, ये है n = 1 लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल से इसको हम हायर एनर्जी लेवल तक एक्साइट कर सकते हैं बाय गिविंग एनर्जी बाय एक्सटर्नल सोर्स, या कोई एक्सटर्नल फोटोन आके इस पे स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, या फिर एटॉमिक कोलिजन के द्वारा हम वी कैन गिव some external energy to this electron so that the electron gets excited, right, excited from the lower energy level to higher energy level। लेकिन जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो वहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका ग्राउंड स्टेट नहीं है। तो हायर स्टेबल, हायर जो एनर्जी लेवल है, तो हायर एनर्जी लेवल में वो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल स्टेट में रहेगा। तो फिर इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा, इट विल जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम एंड अगेन इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम हियर, वापस वो जो है अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, इट विल कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन होते वक्त क्या हुआ, तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। जब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन होते वक्त जब वो n = 1 से n = 3 में गया,
तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन जो है इट एब्जॉर्ब सम एनर्जी, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया, ठीक है। अभी डी एक्साइटेशन में क्या होगा? क्योंकि डी एक्साइटेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि वो जब हायर स्टेट में गया है तो हायर स्टेट जो है वो उसके लिए स्टेबल स्टेट नहीं है। जब स्टेबल स्टेट नहीं है तो वो वहाँ पर ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा और वहाँ से वापस डी एक्साइट होकर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो n इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और n इक्वल टू 3 जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो क्या है? वो हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, या वो एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो उसका ग्राउंड स्टेट नहीं है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस n इक्वल टू 3 से डी एक्साइट होकर कहाँ आएगा? n इक्वल टू 1 में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है एक्साइटेशन। कैसे हुआ? तो हमने कुछ एक्सटर्नल उसको एनर्जी प्रोवाइड किया बाय विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोटॉन्स, या फिर कुछ एटॉमिक कोलिजन्स, या दूसरा कोई एटम आया इससे कोलाइड हो गया, इस तरह से उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके उसको हम n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक पहुँचा दिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटेशन। लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, तो वापस क्या होगा? इसका डी एक्साइटेशन होगा, यानी ये अपने हायर एनर्जी लेवल से वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा या लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। और जब ये लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा? तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये एनर्जी क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन के फॉर्म में कह दिया कि अगर मान लीजिए कि जो n है, n इज द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, ये एक हायर एनर्जी लेवल है, तो और m जो है, m इज द लोअर एनर्जी लेवल, ओके, m इज द लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी उसको किसी तरह हमने हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया, जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तब वो फोटोन एमिट करेगा। जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। तो उन्होंने बोला कि जब वो फोटोन एमिट करेगा तो En माइनस EM, यानी जो एनर्जी गैप होगा इस दो ऑर्बिट का, इस दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप होगा उसके बराबर का वो फोटोन एमिट करेगा। उसके बराबर का वो क्या एमिट करेगा? फोटोन एमिट करेगा। तो ये था उनका सेकेंड इक्वेशन। मतलब जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर मैं ये कह दूं कि ये है n इक्वल टू 1 पे जो एनर्जी लेवल होगा इसको मैं E1 कह देता हूँ, n इक्वल टू 2 पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होगा इसको हम E2 कह देते हैं। इस तरह से m जो लेवल है, m पे जो उसका एनर्जी लेवल होगा वो होगा EM, और n पे जो उसका एनर्जी लेवल होगा उसको हम कह देते हैं EN। तो जब वो n से, राइट, n इक्वल टू n से n इक्वल टू m में जब वो डी एक्साइट होगा तो जो वो फोटोन एमिट करेगा, राइट, जो वो फोटोन एमिट करेगा उसका जो एनर्जी होगा h म्यू, वो एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर होगा, यानी En माइनस EM के बराबर होगा। तो ये उन्होंने दिया सेकेंड पोस्टुलेट, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि व्हाट वाज द थर्ड पोस्टुलेट, ऑलराइट। तो लेट अस नाउ डिस्कस द थर्ड पोस्टुलेट। जैसा कि हम लोगों ने मैटर वेव्स में डिस्कस किया था, राइट, कि जो एंगुलर मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। तो बोहर एक्चुअली फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड of the electron's angular momentum is quantized. What is this? This is the magnitude of the electron's angular momentum. So he found that the magnitude of the electron's angular momentum is basically what? Is basically quantized. Quantized मतलब integral multiple of something. That something is h by 2 pi. So he found that that the magnitude of the electron's angular momentum is basically quantized. All right, okay, quantized, that means it's an integral multiple of something. So and this magnitude for the electron, right, this one MVR must be an integral multiple of h by 2 pi. So he just found out this, और इसका हमने छोटा सा डेरिवेशन देखा था मैटर वेव्स में, राइट, लास्ट चैप्टर में जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे।
So the magnitude of the angular momentum, that is equal to L. L is equal to mvr, right? This is equal to the integral multiple of h by 2 pi. This is the third postulate given by Watt. तो हम लोग ये तीन जो postulate हैं इसको यूज करके हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस, वेलोसिटी, ये सब फाइंड आउट करेंगे. हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम में एक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है उसके रेडियस के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके वेलोसिटी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में भी इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट.